नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कवक के सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लोग कवक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। कवक जाल की आकारिकी यानी कवक जाल किस तरीके से बना हुआ है, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि के आधार पर कवकों को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब कवक जाल की आकारिकी कैसी है, कवक जाल माइसीलियम किस तरीके से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो पटयुक्त है या पट विमुक्त है, बीजाणु बनने की क्रियाविधि, बीजाणु किस तरीके के बन रहे हैं, चल बीजाणु बन रहे हैं, अचल बीजाणु बन रहे हैं, कॉर्निडिया बन रहे हैं, और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर कवकों को 4 भागों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन चारों भागों में हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे जिससे कि सभी के बारे में हमें सामान्य जानकारी हासिल हो जाए। तो चारों वर्गों का तुलनात्मक विवरण, क्रम संख्या, लक्षण और 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पहला लक्षण है एकांतरित नाम। एकांतरित नाम का मतलब हम लोग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को किन और विकल्पी नाम से जानते हैं। कितने वैकल्पिक नाम इसके और हैं, कितने नामों से और ये जाने जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक कहा जाता है, जलीय कवक। ये ज़्यादातर जलीय आवास में उगते हैं इसलिए इन्हें जलीय कवक कहा जाता है। दूसरा एस्कोमाइसिटीज, जिसे हम लोग थैलीनुमा कवक या सेक फंजाई कहते हैं। तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे क्लम्ब या मुगदर फंजाई कहते हैं। और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम लोग फंजाई इनपरफेक्टाइल या अपूर्ण कवक कहते हैं। आवास एवं पोषण के आधार पर इन चारों वर्गों के तुलनात्मक अध्ययन। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं वो ज़्यादातर जलीय आवासों में पाए जाते हैं। जलीय आवासों में पाए जाते हैं या अपघटित होती हुई लकड़ी, नम व गीले स्थानों में ये ज़्यादा उगता है। यह पादपों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक ज़्यादातर स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। यह अपघटक, परजीवी और मृतजीवी अथवा समलरागी हम उन कवकों को कहते हैं जो पशु विष्ठा पर उगते हैं, पशु मल पर उगते हैं। मल पर उगने वाले जो भी कवक होते हैं वो भी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के अंदर आते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक भी सामान्यतया स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये लकड़ी के लट्ठों, लॉन्ग्स, वृक्षों के तनों और अन्य पादप शरीर पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिन्हें हम लोग अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर एक बार पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो इसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज किस में बांटा रखा जाए, इसकी जानकारी बाद में प्राप्त होने पर इसे अलग अलग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंदर रख दिया जाएगा। फिलहाल ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक स्थलीय आवासों में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य मृतोपजीवी यानी मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले परजीवी तथा लिटर, कर्कट निर्माण व खनिज चक्रण में सहायता करती है। कर्कट निर्माण पेड़ पौधे की जो पत्तियां गिरती है
वह कर्कट का निर्माण कर देती है। जब कवक और जीवाणु दोनों साथ में इसे अपघटित करते हैं और खनिज पदार्थ के चक्रण में, क्योंकि कवक जीवाणु के साथ अपघटक की तरह कार्य करते हैं और यह मृत सड़े गले जंतुओं के शरीरों को और पादप के भागों को, ये उनके भागों में उपस्थित जितने भी खनिज लवण होते हैं उन्हें अपघटित करके फिर से मृदा में मिलाकर मृदा को उपजाऊ बनाती है और खनिज चक्रण में मदद करती है। तीसरा लक्षण कवक जाल की प्रकृति, कि किस तरीके की नेचर की कवक जाल इनकी होती है, उन कवक जाल किस तरीके की होती है, उस आधार पर फाइकोमाइसीटीज ग्रुप के जो कवक होते हैं उनका कवक जाल पट रहित होता है और वह बहुकेंद्रकीय होते हैं। पट नहीं पाए जाने की वजह से पूरा कवक जाल हमें एक कोशिका सदस्य प्रतीत होता है और उस एक कोशिका में हमें बहुत सारे केंद्रक नज़र आते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग बहुकेंद्रकीय या सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। तो कवक जाल की प्रकृति के आधार पर फाइकोमाइसीटीज ग्रुप के कवक का कवक जाल पट रहित व बहुकेंद्रकीय होता है। बहुकेंद्रकीय अवस्था को सिनोसाइटिक कहते हैं। और एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के कवक का कवक जाल पटयुक्त होता है। जगह जगह पर उस कवक जाल में पट पाए जाते हैं, जिस वजह से वह जो है वो अलग अलग कोशिका की तरह दिखाई देती है और एक कोशिका के अंदर द्विकेंद्रकीय अवस्था पाए जाते हैं, यानी दो केंद्रक एक कोशिका के अंदर जो पाया जाता है तो उसे हम लोग डाइकैरियोटिक अवस्था, डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। डाइकैरियोटिक फेज का मतलब एक सेल के अंदर दो केंद्रक। तो एस्कोमाइसीटीज ग्रुप के जो कवक होते हैं उनका कवक जाल पटयुक्त होता है, जगह जगह पर पट पाए जाते हैं, जिस वजह से उनका कवक जाल अलग अलग कोशिका सदस्य प्रतीत होता है और एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक यानी डाइकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है। बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप के कवक का कवक जाल पटयुक्त, यानी उनमें भी जगह जगह पर पट पाए जाते हैं, शाखित, और जो कि ब्रांच्ड होता है, अलग अलग शाखाओं में बट जाता है, द्विकेंद्रकीय होती है, डाइकैरियोटिक अवस्था लिए हुए होती है। ड्यूटेरोमाइसीटीज कवक के कवक जाल की प्रकृति भी पटयुक्त, सेप्टेड, अंग्रेजी में हम लोग पटयुक्त को सेप्टेड कहते हैं, शाखित, एक केंद्रकीय, मतलब इसमें एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, या बहुकेंद्रकीय, एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जा सकते हैं। तो बहुकेंद्रकीय अवस्था को हम लोग सिनोसाइटिक अवस्था कहते हैं और एक केंद्रकीय अवस्था को हम लोग मोनोसाइटिक अवस्था कहते हैं। तो कवक जाल की प्रकृति के आधार पर फाइकोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज के कवक सिनोसाइटिक कंडीशन यानी बहुकेंद्रकीय कंडीशन के होते हैं, जबकि एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप के कवक डाइकैरियोटिक कंडीशन में होते हैं और ड्यूटेरोमाइसीटीज के कवक मोनोसेट्रिक कंडीशन में होते हैं। यानी फाइकोमाइसीटीज ग्रुप के जो कवक जाल होता है उस कवक जाल में बहुत सारे केंद्रक एक साथ पाए जाते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन, या कवक जाल में अलग अलग पट पाए जाने की वजह से वो पटयुक्त हो जाता है और एक पट से दूसरे पट पाए जाने का बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग डाइकैरियोटिक अवस्था कहते हैं। और यही डाइकैरियोटिक अवस्था बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप के कवक के पास भी पाया जाता है और ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप के कवक मोनोसाइटिक यानी एक कोशिका में एक केंद्रक, या सिनोसाइटिक एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक लिए हुए हो सकता है। चौथा लक्षण अलैंगिक जनन। फाइकोमाइसीटीज वर्ग के कवक चल बीजाणु या अचल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। चल बीजाणु मोटाइल स्पोर्स यानी ऐसे स्पोर्स जो कि गमन कर सकें, और अचल बीजाणु नन मोटाइल स्पोर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं कर सके, उनके द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। जो कि ये बीजाणु यानी चल बीजाणु और अचल बीजाणु, ये बीजाणु धानियों में अंतर्जात यानी अंदर की तरफ से उगते हैं, अंदर होते हैं, बीजाणु धानी के अंदर उगते हैं।
यानी फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो भी कवक हैं उनमें अलैंगिक जनन चल बीजाणु या अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, जो कि बीजाणु धानियों स्पोरेंजियम में अंतर्जात रूप में विकसित होते हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक स्पेशल तरीके की स्ट्रक्चर संरचना जिसे हम लोग कॉर्निडिया कहते हैं उसके द्वारा पूर्ण होती है। यह प्रक्रिया कॉर्निडिया नामक अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होती है, जिसका निर्माण बीजाणुधानी में बहिर्जात रूप से होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में अंतर्जात रूप से हो रहा था, जबकि कॉर्निडिया नामक अलैंगिक बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में बहिर्जात रूप से होता है, बाहर की तरफ से होता है। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं उनमें अलैंगिक जनन सामान्यता नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसके विकल्प के रूप में उनमें कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन प्रक्रिया बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के कवक जो है वो बहुत सारे खंडों में टूट जाती है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और सभी फ्रैगमेंट नए कवक में परिवर्तित विकसित हो जाती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक में अलैंगिक जनन भी कॉर्निडिया नामक अलैंगिक बीजाणु से होता है और यह जो है अलैंगिक जनन विधि ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक में सबसे ज़्यादा मतलब होने वाली जनन की विधि है, इसलिए यह मुख्य विधि होती है, जनन की मुख्य विधि होती है। कितना मिनट हुआ? लैंगिक जनन के आधार पर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवक में युग्मकों के संलयन से एक स्पेशल बीजाणु बनता है जिसे युग्माणु या जाइगोस्पोर कहते हैं, जो कि एक द्विगुणित अवस्था होती है। युग्मकों के संलयन से जाइगोस्पोर युग्माणु द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है और युग्मक जो बनते हैं वो आकारकी में एक समान, जिसे हम लोग आइसोगैमी कह सकते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जो दो युग्मकों के संयोजन से जो युग्माणु बनेंगे उनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकारकी रूप में से एक समान हो सकते हैं, यानी उनमें अंतर कर पाना जो है वो नामुमकिन होता है, कठिनाई भरा होता है, तब उसे हम लोग आइसोगेमी अवस्था कहते हैं। और जब युग्मक आकारकी रूप से अलग अलग होते हैं तो ऐसा असम युग्मकी या विषम युग्मकी अवस्था उन युग्मक की हो सकती है। तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में जो लैंगिक जनन होता है वो जाइगोस्पोर बनने से होता है और इनके जो युग्मक होते हैं वो आकारकी में एक जैसे हो सकते हैं आइसोगेमी, या आकारकी में अलग अलग असम युग्मकी या विषम युग्मकी हो सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक में लैंगिक बीजाणुओं को एस्कोस्पोर कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं, इस वजह से इसका नाम रखा गया है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोस्पोर लैंगिक संरचना बनती है जो कि द्विगुणित संरचना होती है, जो नर स्पोर और मादा स्पोर के, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से बनती है एस्कोस्पोर। थैलीनुमा संरचना इस एस्कोस्पोर की होती है और ये थैलीनुमा संरचना में अंतर्जात रूप में बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक में लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक जनन जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन एक स्पेशल प्लाज्मोगेमी अवस्था होती है, जिस प्लाज्मोगेमी अवस्था में दो भिन्न भिन्न विभेद के कवक तंतु, दो अलग अलग स्टेन के विभेद के अलग अलग आकारकी के कवक तंतु जब आपस में संलयन करते हैं तो एक द्विकेंद्रकीय संरचना बनती है। दोनों कवक तंतु का जो केंद्रक होता है वो आपस में संलयन हो जाता है और दोनों कवक तंतु के जो कोशिका द्रव्य प्लाज्मोगेमी के द्वारा
वो भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी प्लाज्मोगेमी के द्वारा कोशिका द्रव्य दोनों कवक तंतु का जो कि अलग अलग विभेद के होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और केंद्रक जो है वो जुड़ते नहीं हैं, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसलिए द्विकेंद्रकीय अवस्था के द्वारा जो है वो प्लाज्मोगेमी प्रोसेस से भी जो है वो बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, जो कि एक अलैंगिक स्पोर है। लेकिन क्योंकि प्लाज्मोगेमी प्रोसेस से दो कवक तंतु का जो है वो कवक तंतु की कोशिका आपस में मिलकर द्विगुणित अवस्था बनाती है, जिसे हम लोग बेसिडियम संरचना, बेसिडियम बीजाणु कहते हैं। और उस बेसिडियम बीजाणु से जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक जो है वो जनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक में लैंगिक जनन का अभाव होता है, लैंगिक जनन इनमें अक्सर नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम लोग अपूर्ण कवक कहते हैं। लेकिन अपूर्ण कवक कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इनके जो लक्षण है वो कवकों से कम है, जबकि ये कवकों में सबसे विकसित वर्ग है। कवक में सबसे डेवलप्ड क्लास जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो हमने देखा कि लैंगिक जनन के आधार पर फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनता है और एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनता है। बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन एक संरचना जिसे हम लोग बेसिडियम कहते हैं वो द्विगुणित होने की वजह से वो भी लैंगिक जनन प्रक्रिया करती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन का बिल्कुल अभाव होता है। इनमें अलैंगिक जनन मुख्य जनन विधि होती है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे, इसलिए इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं। और यह कवकों का सबसे विकसित वर्ग है। अगर उदाहरण की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज वर्ग में पाए जाने वाले कवक के कुछ सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो कैंडिडा जो कि सफ़ेद रस्ट नाम की बीमारी फैलाती है इत्यादि। एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण एस्परजिलस, क्वेविसेप, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम इत्यादि। बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के कवक एगेरिकस जिसका सामान्य नाम मशरूम, ओस्टिलेगो, कंड, पक्सिनिया व पफबोल इत्यादि। और ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवक अल्टनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम इत्यादि। अगर आपको इस तरीके के जानकारी भरे वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल MSP कोचिंग पॉइंट फुलपरास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पिछला वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।